राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान और आज हमारे साथ हैं मशहूर लेखक और हंस के संपादक राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव हिंदी साहित्य और साहित्यिक पत्रकारिता का एक स्तंभ। अपनी बेबाक और बेलाग बातों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के सूत्रधारों में से एक हैं। नियमों में बंद कर रहना न उन्हें कभी भाया न कभी आया। बात फिक्शन की हो या वैचारिक लेखन की, आलोचना की हो या संपादन कला की, राजेंद्र यादव अपनी अलग पहचान रखते हैं। कई चर्चित उपन्यासों और कहानियों के रचयिता राजेंद्र यादव 25 वर्षों से मासिक साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन कर रहे हैं। अपनी हाजिर जवाबी और यारबाश तबीयत के लिए मशहूर राजेंद्र यादव गुफ्तगू के दौरान छोटे बड़े में भेदभाव नहीं रखते। राजेंद्र जी, स्वागत है प्रोग्राम में। बहुत बहुत हमको बताइए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और वो कौन सी ऐसी चीज़ें थीं, कौन सी ऐसी घटनाएं थीं जिनका बचपन में आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा, जिन्होंने आपको लेखन की तरफ झुकाया। देखिए, बचपन मेरा 2-3 जगह गुजरा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। आगरा में एक मोहल्ला है राजा मंडी, उसमें हमारा एक घर था पुश्तैनी, राजा मंडी में। वहीं पर मेरा जन्म हुआ जी। मेरे पिताजी डॉक्टर थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मथुरा में, और 4-5 जगह थी जहाँ उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। एक सुरीर, मथुरा के पास एक सुरीर नाम का कस्बा है, 25 किलोमीटर दूर या 25 मील दूर। उसमें वो सबसे ज़्यादा रहे, और जो बचपन के नाम पर मुझे चीज़ें याद आती हैं वो सुरीर की याद आती हैं। मेरा जो लिखने का शुरुआत है वो कहाँ से हुई, ये सोचने पर मुझे लगता है कि ये जो मेरा पैर के साथ एक्सीडेंट हुआ, इसने मुझे लिखने की तरफ प्रेरित किया। पैर के साथ एक्सीडेंट की क्या कहानी ऐसा है? हुआ, 12-13 साल की उम्र में हॉकी खेलते हुए हमारी शायद किसी से दूसरे से लड़ाई हो गई होगी या जो हो, उसने मेरे घुटने, इसने टखने पर मारा हॉकी, और मैंने उसका कॉलर तोड़ दिया। उसने मेरी हड्डी यानी टांग तोड़ दी। घर आकर हमने बताया नहीं। घर आकर हमने कहा कि हमें मोच आ गई, चलने में दिक्कत होती तो नया जूता है, मोच आ गई। इलाज मोच का होने लगा, और लेकिन वो अंदर से हड्डी टूट गई थी। तब कितनी उम्र रही होगी आपकी? तब मेरी उम्र 13-14 साल की थी, 14 के आसपास जी। तो वो हड्डी गलती रही और बाद में फूल गई। सब दुनिया भर के जो देसी इलाज होते हैं वो होते रहे, नहीं हुआ, फूल गया। अस्पताल लाए गए मथुरा में, सेंट्रल जो हॉस्पिटल है, सर्जन, सिविल सर्जन थे, तो उन्होंने देखा, ऑपरेशन किया, और हमारे पिताजी से कहा कि मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं इस टांग को काट डालूं, और या फिर ये है कि आप इसे जैसे है वैसे रहने दें, और बाद में अगर हो सके तो नकली कुछ लगा दें। खैर, पिताजी काटने के लिए तैयार नहीं हुए, और हम वहाँ से महीने 15 दिन रहकर अपने सुरीर कस्बे में आ गए, वापस आ गए। वापस। वहाँ एक लकड़ी का ऐसा तख्ता सा बनाया गया था जिसमें मेरा पैर बंधा रहता था और मैं बैठा रहता था। उस समय जब आप देखिए बहुत बंधे होते हैं, बहुत सीमाओं में दबे रहते हैं, तब आपकी कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। आप उस स्थिति को, यथास्थिति को कल्पना शक्ति से पार करना चाहते हैं, ट्रांसेंड करना चाहते हैं। तो ये ट्रांसेंड करने की जो प्रवृत्ति है वो मेरे भीतर शुरू से थी, कि जो सीमाएं मुझे दी गई हैं या जिन सीमाओं में रख दिया गया हूँ, मुझे उसके पार जाना है। मेरी शुरू की शिक्षा उर्दू में हुई। जी। मैंने आलिम फाजिल किया,
मेरे पिताजी भी उर्दू पढ़ते थे, लेकिन चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए उन्होंने हिंदी सीख ली थी। तो वो मुझे बैठकर दास्तान अमीर हमजा सुनाते थे, है ना, हज़ार दास्तान सुनाते थे, जी ये जो उर्दू के पुराने क्लासिक्स हैं, हातिम ताई सुनाते थे, जी और उनको पढ़ता भी था मैं। और इसके बाद फिर चंद्रकांता सुनाने लगे। तो हम ये उर्दू के इन जो बहुत मशहूर क्लासिक्स हैं, इनको पार करते हुए चंद्रकांता पर आ गए। इस तरह ऐसा लगता है कि घर में पिता को भी पढ़ने का शौक था। हाँ, पिताजी पढ़ते थे, लेकिन और आप लोग भाई बहन कितने? हमारे भाई तो 10 हैं, जी 10 भाई बहन हैं, 4 भाई हैं, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूँ, अच्छा और बहनें 6 हैं, जी उनमें 5 रह गई हैं। एक अमेरिका में बस गई है, वहीं रहती है। तो मैं बता रहा था कि मैंने चंद्रकांता, भूतनाथ और सब वो सीरीज़ के जितने थे, सफ़ेद शैतान और क्या क्या थे, सब मैंने पढ़ डाले। जी तो पहले तो हमने चंद्रकांता वगैरह पढ़ी, तो उस तरह की यानी 12-15 हिस्सों में एक नावल लिख डाला हूँ, तिलिस्मी नावल। ये आपका लिखा हुआ कुछ पहला काम होगा? ये पहला काम था। बल्कि अगर और से उसी एरिया में जाऊं, तो हमारे जो मनोरंजन के केंद्र थे वो आसपास ही थे, जी ज़्यादा मैं मूवमेंट कर नहीं सकता था। तो हमारे यहाँ एक आदमी काम करता था, चौकीदार, उसका नाम था परसा, जी उसकी एक टांग थी, तो वो उस तरह एक उससे चलता था, और अंधा था, तो उसका सब लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि इसकी बीवी भाग गई। जबकि वो सच्चाई क्या थी? सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि शायद छोड़ दिया था उसने, अच्छा लेकिन वो फिर कहीं से एक लड़की खरीद लाया, बड़ी मॉडर्न सी, अच्छा है, तो तब तो फिर उसके मजाक का या उड़ाने का यानी कोई हिसाब ही नहीं रहा। तो हमने सबसे पहली कविता शायद अपनी जानकारी में उस परसा का मजाक उड़ाते हुए की। मतलब सब मजाक उड़ा रहे थे, सो आपने भी उड़ाया? हमने भी कविता में कर दिया। तो वो पहली कविता थी। खैर, इसके बाद फिर हमने जासूसी, तिलिस्मी उपन्यास लिखे, और फिर वो जो राजधारी थे प्रमुख, उनके यहाँ गए, उनके यहाँ बढ़िया लाइब्रेरी थी, जहाँ यशपाल, प्रेमचंद, इन सब की रचनाएं थी, तो वो पढ़ी हमने। जी और फिर वहाँ से हम झांसी आ गए। हमारे पिताजी ने ये सोच कर के यहाँ पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं होती है, चाचा जी के पास भेज दिया। झांसी में हमने बहुत ही रोमांटिक किस्म के कुछ उपन्यास वगैरह लिखे, जिसमें एक अभी कुछ दिन पहले वाणी प्रकाशन से आया है, एक था शैलेन। वो शुद्ध जिसे कहते हैं कि काफ लव की, जो अपने सबसे निकटतम कजिन्स को लेकर होते हैं, उस तरह का प्रेम का उपन्यास था, वो लिख डाला। बाद में फिर दूसरे ऊपर 2-3 उपन्यास और लिखे। फिर एक रचना हमने भेजी, एक आपको शायद ध्यान हो, सन 30 के आसपास एक बड़ा ज़बरदस्त मैगजीन निकलती थी, चांद जी, उसके संपादक थे रामरख सिंह सहगल, और उन्होंने फांसी अंक और मारवाड़ी अंक, इस तरह के अंक निकाले थे जो जब्त हुए, जी और उनकी बहुत ही चर्चा हुई। जो सहगल साहब थे वो चांद निकालते थे पहले, जी लेकिन बाद में शायद उन्हें जेल हुई, और चांद उनके छोटे भाई ले गए। चांद उस समय सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन की मैगजीन थी, 16,000 छपती थी, जी उर्दू में 7,000 छपती थी। तो इसमें हमारा उनसे परिचय हो गया, सहगल साहब से। जी तो हमने उन्हें एक कहानी लिखी, असल में एक कहानी हमने लिखी थी, प्रतिहिंसा, वो क्रांतिकारियों के ऊपर थी। वो हमने भेज दी, तो उन्होंने छाप दी। ये कहानी शायद मई 47 के अंक में आई है। जी फिर हमने अपना लिखना पढ़ना शुरू किया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाँ? वापस आएंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर लेखक और हंस के संपादक राजेंद्र यादव के साथ। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं हमारे साथ मशहूर लेखक
और हंस के संपादक राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी, ब्रेक से पहले आपने कहा कि सहगल साहब ने आपकी एक कहानी, सहगल साहब ने आपकी जो कहानी छापी, उसके बाद फिर आप लेखक ही बन गए। अब अगर हम आपसे ये पूछें, 1968 में मंत्रबिद्ध आता है और उसके बाद कोई बहुत उल्लेखनीय काम फिक्शन में आपका दिखाई नहीं देता, उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो दौर है इसमें कौन सी ऐसी प्रमुख घटनाएं हैं जो लेखन की तरफ आपका रुझान रखती रहीं और फिर आपने नई कहानी की ज़रूरत महसूस की। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेरी शुरू से मानसिकता रही है कि जो सीमाएं और जो बाधाएं मुझे दे दी गई हैं, मैं उनके पार जाऊंगा। लेखन के माध्यम से मैं कल्पना में उनके पार जाता था। मेरा एक दोस्त था जो रोज़ शाम को मेरे पास आता था आगरा में, जब मैं राजा मंडी में रहता था जी। तो रोज़ शाम को वो अपनी तकलीफ़ बताता था। संयुक्त परिवार में रहता था, उसकी भाभी उसकी पत्नी को बहुत यानी परेशान करती थी और ये भी परेशान करते थे। तो उसको कहानी को लेकर मैंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था प्रेत बोलते हैं। देखते जाओ लाला जी, सब ढंग पर आ जाएगी। औरत को तो जब तक दबा कर नहीं रखा जाता हाथ नहीं आती। हमारे बाबा कहा करते थे, औरत तो लकड़ी का बंदर है, इतना भी मुंह न लगाए कि आगा पीछा कुछ दिखाई न दे। हमें तो लाला जी तुम भरी नींद में उठा दो, बिना देखे सारा मिर्च मसाला डाल देंगे। अब इसमें क्या फायदा कि किताबें तो तुमने लाखों पढ़ ली, आने के नाम खाक धूल नहीं। एक जो सवाल छूटा रह जा रहा है जिसको मैं दोहराना चाहूँगा, वो कौन सी ऐसी सामाजिक राजनीतिक घटनाएं हैं प्रमुख जो आपको एक लेखक के तौर पर शेप अप करती रही? देखिए, एक चीज़ तो थी, स्पेसिफिक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये था, एक तो निश्चित रूप से एक प्रेम कथा जो हमारे साथ चल रही थी जी, वो थी। वहाँ हम अपने आप को प्रूव करना चाहते थे, इसलिए लिखते थे। आपके साथ कोई प्रेम कथा चल रही थी? चल रही थी, वो आपने जिक्र नहीं किया उसका। जिक्र आएगा बाद में। हाँ हाँ। और कहना चाहिए कि अपना जो लिखना था, लगता है कि भीतर से बहुत कुछ था जो मुझे लिखना था, और मैं चाहता था कि उस तरह जैसे हिंदी में लिखा जा रहा था उससे अलग लिखा जाए, अलग तरह की चीज़ें। क्यों ऐसा क्यों लगता था? इसलिए कि मैं अपने को थोड़ा विशिष्ट मानता था, अलग मानता था। मैंने उस समय 250-300 रुपए की लेक्चरशिप छोड़ी थी लिखने के लिए। हम लेखक हैं और हमें स्वतंत्र होकर रहना है और हमें कोई दबाव नहीं मानना है। ये इस कॉम्प्लेक्स का मैं मारा हुआ था, और इसलिए मैंने नौकरी नहीं की। बाद में ये कुंठा इस तरह की बन गई जी। एक अहम जैसा बन गया। क्या हमने न किसी सरकारी मदद ली, कोई मदद नहीं ली, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली, कोई अवार्ड नहीं लिया। खैर बात लेकिन चल रही थी राजेंद्र जी के आप कुछ कहानी में नया करना चाहते थे उस और पर ही अगर उसमें वही बता रहा हूँ जी, मैं, जी। जो मुझे जो मिला एनकरेजमेंट, जो प्रोत्साहन मिला, उससे मुझे लगा कि मैं अलग ढंग की कहानियाँ लिख सकता हूँ और लिखनी चाहिए। खेल खिलौना इज टर्निंग पॉइंट। सारा आकाश ने मुझे एस्टेब्लिश किया। मैंने फिर कलकत्ते चला गया छोड़ छाड़ के, क्योंकि हमें लगा कि लेखक बनने के लिए कलकत्ते का वातावरण और कलकत्ते के जो समाज है वो ज़्यादा जरखेज़ है। वहाँ मैंने जहाँ लक्ष्मी कैद है लिखा, जो वहाँ लिख कर ले गया था मैं। वहाँ एक कमज़ोर लड़की की कहानी लिखी, कहानियाँ लिखी, शय और बात नाम का उपन्यास लिखा, और बहुत सा अनुवाद किए। चेखव के 3 नाटकों के अनुवाद किए। वहाँ फिर मैंने कुछ इस तरह के जगह बना ली कि वहाँ लिखता था मैं, और कुछ दिन हिंदी टीचिंग स्कीम में 2-3 महीने काम किया। बस ज्ञानोदय था, ज्ञानोदय में भी 3 बार नौकरी की मैंने। इन सब बातों के बीच अभी भी ये पता नहीं चला कि एक लेखक अपने इर्द गिर्द के समाज और सामाजिक प्रवृत्तियों, घटनाओं से प्रभावित होता है। वो क्या था जो आपको एक लेखक के तौर पर शेप अप करना था?
जब हमने कहानी लिखना शुरू किया तो दो चीज़ें बटी हुई थी। एक व्यक्तिवादी किस्म की कहानियाँ थी जो अज्ञेय जिसके लीडर थे, और इलाहाबाद का जो परिमल ग्रुप था जिसको हम लोग कहते थे कि CIA यानी कल्चरल फ्रीडम का एक पार्ट है, और दूसरा प्रगतिशील लेखक संघ था जिसके बारे में उन लोगों ने फैला रखा था कि रूसी एजेंट है। खैर बहरहाल टक्कर होती रहती थी, वैचारिक टक्कर, बहसें होती रहती थी। तो वहाँ व्यक्ति प्रमुख था और यहाँ समाज प्रमुख था जी। तो हमको लगा कि हम ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो समाज से बाहर है और ऐसा कौन सा समाज है जिसमें व्यक्ति नहीं है। हमने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हो, साथ ही अपने प्रति भी ईमानदार हो। तो ये जो चीज़ थी, उस समय का जो वातावरण था, उसमें हमने यानी कहिए कि मार्क्सवादी लेफ्ट ओरिएंटेड जिसे कहना चाहिए हम लोग थे। मार्क्सवादी चिंतन को सब्सक्राइब करने के बावजूद आप शायद कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर नहीं रहे। नहीं है। क्यों नहीं रहे? इसलिए कि वो एक राजनीतिक फ्रंट है और मैं जहाँ तक हो सका मैंने राजनीतिक किसी इस तरह की किसी चीज़ से बंधना स्वीकार नहीं किया। जैसा कि मैंने कहा कि बंधन मुझे रास नहीं आते हैं, मैं उन्हें तोड़ना चाहता हूँ। यहाँ तक कि शादी का बंधन भी नहीं हुआ और मुझे अलग होना पड़ा। उस पर भी बात करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर लेखक और हंस के संपादक राजेंद्र यादव के साथ। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। हम हैं आज राजेंद्र यादव के साथ जो कि मशहूर लेखक और हंस के संपादक हैं। राजेंद्र जी, आपने ब्रेक से पहले अपने किसी प्रेम का जिक्र किया था। एक प्रेम प्रसंग बचपन से मेरे साथ था। जिस चीज़ ने मुझे चकित किया वो दो बातें थी। एक तो ये कि वो दोनों हाथों से लिखती थे, यानी एक हाथ से लिखते लिखते थक गई तो दूसरे से लिखने लगती थी और हैंड राइटिंग में कहीं कोई फ़र्क नहीं होता था और न स्पीड में फ़र्क होता था। इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ है। दूसरा ये कि अगर आप दो पन्ने पढ़कर उन्हें सुना दें तो वो जो कहते हो वर्बेटम एक एक शब्द वापस सुना सकते थे। वहाँ से परिचय हुआ और वो घनिष्ठ होता चला गया। इसके बाद बाकायदा हमारे संबंध बने। वो उन्होंने नया नया बजाज ख़रीदा था स्कूटर। वो सारे आगरे में खंडहरों में और अंधेरी जगहों में और सब जगह हमें घुमाती थी। इसके बाद वो बाकायदा कहीं प्रिंसिपल हो गई, MA थी, बहुत दबंग महिला थी। उनसे हमारा संबंध बना रहा। वो थी कौन? वो महिला थी एक। फिर अब क्या महिला हुआ? है ना। फिर कुछ नहीं हुआ ये मन्नू को हमने बताया तो मन्नू ने कहा कि लेकिन हमने ये वायदा किया कि अब वो बात ख़त्म हो गई है। उससे पहले हमने उन्हें बुलाया था कलकत्ता और बात हुई थी शादी के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखो राजेंद्र, मैं तुम्हारी शब्द उनके थे कि परिणीता बनकर नहीं रह सकती, दोस्त बनकर रह सकती हूँ। बीच में आपने मन्नू का नाम लिया और चूंकि मन्नू का नाम बातचीत में पहली बार या शायद दूसरी बार आया हो, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ कि मन्नू कौन है। मेरा ख्याल है मन्नू आपकी पत्नी है और उनसे शादी कब हुई ये भी जिक्र बाद में नहीं है। वही बता रहा हूँ। मन्नू से शादी करने से पहले हमने उससे कहा था, उन्होंने कहा कि मैं शादी आपसे नहीं करूँ। ठीक है, सारे संबंध ख़त्म हो गए। मन्नू को हमने कह दिया कि अब संबंध नहीं है। फिर इसके बाद हमारी मन्नू से शादी हो गई। मन्नू से कलकत्ता में ही परिचित हुआ था, कहानियों के माध्यम से परिचय हुआ था। वो भी कहानियाँ लिखती थी और प्रसिद्ध थी और हम उस समय उखड़े हुए लोग, हमारा नया नया छपक आया था और उसकी बड़ी धूम थी। तो कलकत्ते से हम दिल्ली, आगरा आने के लिए दिल्ली आते थे। खैर हम दिल्ली आ गए, दिल्ली में रहने लगे और वही पीरियड था जब नई कहानी का दौर था और नई
कहानी अपने ढंग का अकेला ऐसा साहित्यिक मूवमेंट था जिसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी विचारधारा नहीं थी। और जैसा कि आपको मालूम है इतिहास में, उस समय हम कहानियाँ लिख रहे थे, उपन्यास लिख रहे थे, और बाकी लोगों को जो परिमलवादी थे, व्यक्तिवादी थे, उनको साहित्यिक स्तर पर जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह मन्नू भंडारी आपके जीवन में थीं आई। और ये एक अतिरिक्त महिला आपके जीवन में आई जिन्होंने ये अतिरिक्त शर्त नहीं, ये रखी। पहले से थी, हम्म, ये पहले से थी। हम्म, शादी के बाद अचानक हमारी इनसे मुलाकात हुई आगरा में, हम्म, और मालूम हुआ कि जैसे हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। हम्म, फिर वो संबंध उसी तरह से चलने लगे। वो महिला जब हम शक्ति नगर में रहते थे शादी करने के बाद मन्नू के साथ, तब वहाँ भी आई थी। मन्नू की परिचित है, मन्नू की मित्र हैं, सब है, लेकिन वो संबंध छूटा नहीं। तो हम लोगों ने अलग रहने के बीच बीच में प्रयास किए, लेकिन आखिर में ये हुआ कि हम लोग दोस्त भले ही अच्छे रह सकते हों, पति पत्नी की तरह रहना मुश्किल है। ठीक है, अब हम वापस उस सवाल पर जाते हैं जिसमें आप कलकत्ते से शायद दिल्ली सीधे आए और फिर आपने लेखन को करीब करीब अलविदा कह दिया। एक लेखक के तौर पर आज हम आपको याद नहीं करते, बल्कि एक पैम्फलेटियर के बतौर। देखिए, अब वही दिक्कत है, मैं बेसिकली अपने आप से बहुत असंतुष्ट व्यक्ति हूँ। असंतुष्ट इस अर्थ में कि मैंने कहानियाँ लिखी, और मैं ये मानता हूँ और दूसरे ही मानते हैं कि कहानियाँ बुरी नहीं लिखी। कुछ कहानियाँ शायद हिंदी साहित्य में याद करने लायक भी हैं, बार बार कोट भी की जाती हैं, लेकिन उनसे मुझे लगा कि हम एक ऐसे डेड एंड पर पहुँच गए हैं कि कहानी में इसके आगे रास्ता नहीं है। ये आपको कब लगा होगा? ये लगा कि जब व्यक्ति की कहानियाँ लिखते लिखते हमें लगा कि अब हम नहीं लिख पाएंगे। ये कहना चाहिए कि अपने भीतर के रचनाकार का धीरे धीरे मरना कहिए या रचनात्मकता का सूखना कहिए, उसकी प्रक्रिया थी। ये कौन सा साल था? ये साल होना चाहिए 80 तक का, और उसके बाद तो फिर हंस हो गया, और हंस ने कुछ ऐसा डोमिनेट किया कि लगता है कि हमने बाकी पहले कुछ लिखा ही नहीं। तो अब यहाँ ये एक सवाल उठता है कि हंस एक नई शुरुआत थी, आप कहिए कि डिपार्चर था, और इस तरह आज हम राजेंद्र यादव को कहानीकार के तौर पर नहीं, एक विचारक, एक संपादक और तरह तरह के विवादों को शुरू करने और उनको एक मुकाम तक पहुँचाने। इसलिए कि मुझे जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, जो बने बनाए मूल्य हैं, वो स्वीकार नहीं है। इसलिए जो भी लिखता हूँ मैं, उसको लेकर विवाद हो जाता है। तो शायद उन लोगों को ज़बान देने की कोशिश की है जिनकी पहले ज़बान नहीं थी। दलितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, अब थोड़ा सा ध्यान आदिवासियों पर भी जाने लगा है, लेकिन वो फ्रंट रमणिका गुप्त ने संभाला हुआ है। देखिए, रमणिका गुप्त एक नाम है, राजेंद्र यादव दूसरा नाम है। मैं यादव को कोट अनकोट करना चाहूँगा। उससे पहले जो संपादक होते थे ज़्यादातर सवर्ण होते थे। जब आप देखते हैं कि दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, इन सारी चीज़ों के साथ साथ आज भी क्या हिंदी में यादव या जातियों का जो कंसिडरेशन है वो एक बड़ा खेल चलता रहता है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं बताऊँ, इस बारे में मैं कभी कॉन्शियस नहीं हुआ, ना किसी ने मुझे कॉन्शियस किया कि मेरे पीछे एक ये पिछड़ी जाति का होने का तंबा लगा हुआ है। मुझे ये एक जैसे नाम का हिस्सा होता है, उसी तरह नाम का हिस्सा मुझे भी लगा और दूसरों को भी लगा। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि मुझे बार बार याद दिलाया, जब से ये समाजवादी आंदोलन आया तब से मुझे याद दिलाया जा रहा है कि तुम भी यादव हो। अब मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। मैं कभी किसी यादव संगठन में नहीं रहा, किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं रहा, 20 मेरे पास बुलावे आते रहे, मैं हमेशा इससे दूर रहा। सब लोगों को ये मालूम है कि राजेंद्र यादव एक बहुत ही डेमोक्रेट इंसान हैं और उनको कभी भी पद और कद के कंसिडरेशन के साथ वो कन्वर्सेशन में नहीं जाते। एक तरफ वो सच्चाई है और दूसरी तरफ एक फ्यूडल किस्म की बैठकबाजी जिसमें चेले बनाना
और बिल्कुल गुरुडमई, गलत, तो बिल्कुल क्या वो गलत, रिवेंजफुल बिल्कुल, एक रिवेंजफुल गुटबाजी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए एक बात, ये दूसरी बात है, दुनिया में हर जगह साहित्य और कला के लिए कुछ कॉफ़ी हाउसेस होते थे। तो ये जो इस तरह के कॉफ़ी हाउसेस हैं, जो एक सार्वजनिक मीटिंग है, यहाँ रचनात्मकता पनपती है। अब जो दिल्ली की लाइफ स्टाइल है, जिसमें दूरियां बढ़ गई हैं, भौगोलिक दूरियां बढ़ गई हैं, मिलने जुलने की कोई जगह नहीं है, तो नेचुरली लोगों की आकांक्षा मिलने जुलने वालों की होती है, तो उन्होंने ये जगह तलाश की। ये तो एक बात है कि आपने कॉफ़ी हाउस का एक विकल्प, एक बैठक की जगह बना दी, मैंने नहीं बनाई। बन गई, हाँ। एक प्रक्रिया में बन गई, लेकिन उसमें कुछ जो चेले बन गए वो बड़े लेखक हो गए। वो चेलेबाज वो सब मित्र हैं मेरे। उनको वो जो डेमोक्रेटिक होने के नाम पर जो मुझे बताते हैं, वो ये कि मैं चेले नहीं बना सकता। जो चेला भी होता है वो धीरे धीरे मेरा दोस्त हो जाता है। ठीक है, कहानी की एक महत्वपूर्ण पत्रिका निकालते हुए अभी आपको क्या लगता है कि जो कहानी की दशा और दिशा है, 25 साल में कहानी बहुत बदली है। पहले जिस तरह की कहानियाँ होती थी जैसी थी, और नई कहानी या अलग कहानी जो आज है, उसके साथ लेखक बहुत एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसे सिर्फ कच्चे माल की तरह से ला के बिछा देते हैं, उसमें सिर्फ विवरण होते हैं, खाली डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। तो कहानी के लिए खास किस्म की जो नाटकीयता चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि व्यक्तित्व से अस्मिता तक की ये यात्रा ने कहानी को बहुत बदला है। पहली कहानियाँ व्यक्तित्व की होती थी। व्यक्तित्व बनता है समाज को नकारने से। आप समाज को कितना छोड़ सकते हैं। तो ये जो यात्रा है व्यक्तित्व से अस्मिता तक की, इसने कहानी को बहुत बदला है, और अभी कहानी का रूप बन नहीं पाया मुझे लगता है। तो खैर अब वो सब चल हो गया, वो प्रोसेस है, चलता रहेगा। इसलिए अब हम आपसे आखिर में एक सवाल ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो जीवन की धारा जहाँ पर इस वक्त ले आई है आपको, कैसा लगता है कि ज़िंदगी से क्या हासिल हुआ? हासिल तो अब मैं कहूँगा तो बड़ा अजीब लगेगा कि जिसे भारती की एक लाइन में शायद डिफाइन किया जा सके कि ये गलियां थीं जिनसे होकर मैं गुजर गया, बस। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। गुफ्तगू में ये थे हमारे साथ मशहूर लेखक और हंस के संपादक राजेंद्र यादव। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।